किस बेसिस पे बनी है वो हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की तो वो ये कहती है कि कंपनी की जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है, कंपनी के जो इंटरनल रेगुलेशंस है वो कंपनी को पता है, आउटसाइडर्स को नहीं पता। आउटसाइडर्स को किसके बारे में पता है? जैसे दो डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी भी दे सकती है और आप कंपनी की एमसी की साइट से भी ले सकते हो। एक्चुअली हर वो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाता है जिसको कंपनी आरओसी को फाइल करती है, क्योंकि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल किया तो उसको कोई भी व्यू कर सकता है एमसी की साइट पर प्रिस्क्राइब फीस पे करके। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि जब हम पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर कंपनी ने दिया उसके अंदर जो लिखा है वो सबको पता है, ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपनी की इंटरनल फॉर्मेलिटीज हैं। तो कंपनी की जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज हैं उनकी वजह से आप आउटसाइडर्स को दोष नहीं दे सकते हो या आउटसाइडर्स को अफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर स्पेशली हम इस इनडोर की बात करें, इन मतलब अंदर, डोर मींस डोर के, मतलब कंपनी के जो इंटरनल काम है, जो कंपनी की इंटरनल फॉर्मेलिटीज है, जो कंपनी के इंटरनल कंप्लायंसेस है, उनकी वजह से आप आउटसाइडर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते और उन्हें बाउंड नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ना एक साथ हम दो डॉक्ट्रिन का डिस्कस करेंगे, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जस्ट अपोजिट है इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहती है कि कंपनी ने अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट दिया और वो किसी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद भी कोई एग्रीमेंट कर लिया तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में है? कंपनी, और अगेंस्ट किसके है? आउटसाइडर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में है? आउटसाइडर, और अगेंस्ट किसके है? कंपनी। तो हम आज के क्लास में जो अभी डिस्कस करेंगे दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फिक्स है कि केस स्टडी फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अब ध्यान दीजिए, मीनिंग समझते हैं पहले। अगर हम इसका मीनिंग को समझें, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो इन्होंने पहले बताया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बाइंड किसे करती है? आउटसाइडर्स, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट क्या माने जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। बट वहीं अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो वो किसे प्रोटेक्ट करती है? आउटसाइडर्स, डीलिंग, जो किसके साथ डील कर रहे हैं? कंपनी के साथ। किसमें? गुड फेथ विद कंपनी, फ्रॉम इंटरनल इरेगुलरिटीज दैट आर नॉट एविडेंट फ्रॉम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। Outsiders are expected to know the external limit of company but not the internal procedures। देखिए, हम अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो कंपनी की जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज हैं वो हमें नहीं पता, वो कंपनी को पता है, तो उसकी वजह से आप हमें दोष नहीं दे सकते हो। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये किस, फिर से बताइए, किसके फेवर में है? डॉक्ट्रिन आउटसाइडर्स के फेवर में और कंपनी के अगेंस्ट में। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यही कहना है कि कंपनी की जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है वो कंपनी को पता है और इंटरनल इरेगुलरिटीज की वजह से आप आउटसाइडर को बाइंड नहीं कर सकते। सिंपली ये डॉक्ट्रिन जो है आउटसाइडर्स के फेवर में वर्क करती है और कंपनी के अगेंस्ट में वर्क करती है। इसे ट्रंक एंड रूल भी बोलते हैं क्योंकि ये उसी केस में डिसाइड हुई थी, ये डॉक्ट्रिन सिद्ध हुई थी, सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल्स है, प्रेसिडेंट्स है। तो इसीलिए यहाँ का जो लैंडमार्क केस है जो डिसाइडेड, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव रेफरेंस एज पर डिसाइडेड केस, एज पर रेफरेंस, गिव अ रेफरेंस एज डिसाइडेड केस, तो वो बहुत फेमस केस आपको याद रखना होगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ड्रंकेड, और बहुत पुराना है, इन द ईयर 1856 का। जैसे कि आप जानते हो कंपनीज एक्ट तो 1850 से ही चला रहा है, तो उसी टाइम का डिसाइडेड केस है 1856 का, और इसका नाम भी कई बार ट्रंकेट रूल भी बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ट्रंकेट रूल और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोथ आर द सेम थिंग। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। लीगल प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल कहता है द डॉक्ट्रिन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द लैंडमार्क केस, और लैंडमार्क केस कौन सा है मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। लैंडमार्क केस वॉज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रंकेट 1856। इट अलाउ आउटसाइडर्स, क्या मानते हैं वो? इट अलाउ आउटसाइडर्स टू अज्यूम दैट इंटरनल प्रोसेसर्स,
क्या बोला मैंने? इंटरनल प्रोसीजर सच एज पासिंग रिजोल्यूशन, कोरम, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स हैव बीन ड्यूली कंपाइल्ड विद कंपनी, कि आपने जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है वो क्या कर ली होंगी? कंप्लीट। उसके लिए हम बाउंड नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना था और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके किसी को ऑथराइज करना था। अब आप बाहर वाले से जब डील कर रहा है डायरेक्टर, तो वो तो यही मान रहे हैं ना कि ये बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है? ऑथराइज, क्योंकि ये कंपनी की इंटरनल फॉर्मेलिटी थी और वो अगर उन्होंने पूरी नहीं करी तो उसके लिए आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, इस केस के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहले केस के फैक्ट्स से समझते हैं। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें बस एक चीज होगी, फैक्ट्स यही रहेंगे, नाम चेंज कर देंगे। मतलब इसी केस स्टडी के फैक्ट सेम रहेंगे और नाम क्या कर दिया जाएगा? चेंज। की केस लो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रंकेट। आर्टिकल ऑफ कंपनी अलाउड डायरेक्टर्स टू बोरो ओनली आफ्टर अ रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन द जनरल मीटिंग। डायरेक्टर बोरो विदाउट सच रिजोल्यूशन एंड बैंक शूड द कंपनी। अब इन्होंने क्या किया कि जो बोरोविंग की फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी तभी पूरी करनी थी जब आप क्या पास कर लो? रिजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं किया गया? रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया और बोरोविंग्स कर ली। कंपनी वॉज हेल्ड लायबल। बैंक के पास राइट है एज्यूम दैट नेसेसरी रिजोल्यूशन हैड बीन पास्ड, कि आपने जो नेसेसरी रिजोल्यूशन है वो क्या कर लिए होंगे? पास। आउटसाइडर्स आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजिशन बट नॉट इट्स व्हाट? इंटरनल मैनेजमेंट। वो आउटसाइडर तो चीजें जानना चाहते हैं लेकिन वो कंपनी की जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसमें एक सेक्शन आएगा दैट इज द सेक्शन नंबर 176 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं स्पेशली, तो इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे चैप्टर के या सिलेबस के लास्ट में हमें पढ़ने हैं बट मिड में या स्टार्टिंग में हमें पढ़ने होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 176 की, तो जब भी मैं कभी बच्चों को सेक्शन 176 बताती हूँ तो मैं साथ में 177 भी बताती हूँ। क्यों? क्योंकि ये ना दोनों सेक्शन ना लिंकिंग करते हैं। और बड़ा मजेदार एक चीज मैं आपको बताऊंगी, तो इसका लिंक पूरा समझते हैं। एक्चुअली सेक्शन 176 है क्या, क्योंकि 176 और 177 दोनों आपस में लिंक करते हैं। अगर लिंक करना चाहो तो एक्चुअल में लिंकिंग है इनकी, तो मैं आपको दिखाती हूँ जरा। हम चलते हैं ऑनलाइन बेयर एक्ट की तरफ, और किसी भी बच्चे को बेयर एक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अगर कभी भी कोई सेक्शन, बेयर एक्ट का मतलब होता है ओरिजिनल लॉ विच इज पास्ड बाय स्टैट्यूट्स, जो हमारे पार्लियामेंट ने एक्चुअल में लॉ पास किया है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना सिंपल मीनिंग के, एक्चुअल ओरिजिनल लैंग्वेज से उसे हम बेयर एक्ट बोलते हैं। पुराने समय की बात थी कि जब स्टूडेंट्स को बेयर एक्ट परचेज करने पड़ते थे, बट नाउ डेज एरा इज टोटली चेंज। इट्स अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स, so no need to buy a physical copy of Bear Act. It is easily available online on your site, that is to be www.icci.edu पर मिल जाता है पूरा Bear Act with sections and everything is available. Even you know very well, ये भी मैंने वहीं से ही ओपन किया है। तो आपको जब ये नजर आएगा तो आप देखोगे इसमें, ये देखिए हम इसमें जाने वाले हैं। कौन सा सेक्शन हमें देखना है? सेक्शन नंबर 176। तो जब हम सेक्शन 176 की बात करेंगे तो मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, मतलब हमें डायरेक्टर की पावर के बारे में जानना है। तो हम यहाँ पे जस्ट ओपन करेंगे इसे चैप्टर नंबर 12 को, और चैप्टर नंबर 12 जब हम खोलेंगे तो हमें यहाँ पे नजर आएगा सेक्शन नंबर 176। तो 176 के अंदर आप देखोगे डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, not to do invalidate actions taken. Defects in appointment of director, not to invalidate actions taken. अब हम इसको ना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से लिंकिंग करेंगे। देखिए सुनिए, मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, फिर सेक्शन का इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगी। मान के चलिए हमने कहा कि मिस्टर ए को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया या शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब वो अपॉइंट हो गए, अपॉइंट होने के बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अपॉइंट होने के बाद उन्होंने बोरोविंग्स करनी स्टार्ट कर दी। लेटर ऑन पता चला उनका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था, उनका इनवैलिड अपॉइंटमेंट था। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट क्या था? इनवैलिड, तो इन दैट सिचुएशन हम ये कह सकते हैं क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट इनवैलिड है तो उनके द्वारा किए गए एक्ट भी क्या होने चाहिए? इनवैलिड। आंसर इज नो। अगर किसी का अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो गया है तो उसके द्वारा किए गए एक्ट वैलिड रहेंगे।
फिर से सुनिए, अगर कोई डायरेक्टर जैन में अपॉइंट हुआ है और उसने फेब, मार्च, अप्रैल, मई में कोई डिसीजंस लिए हैं, तो वो जो डिसीजंस हैं वो वैलिड रहेंगे, वो एक्ट वैलिड रहेंगे और अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड. दैट इज टू बी क्लियरली मेंशन इन सेक्शन नंबर 176 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब देखो ध्यान देना, यहां पे इन्होंने कहा नो एक्ट डन बाय पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड. डीम्ड टू बी इनवैलिड नहीं माने जाएंगे. इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटेड दैट, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है लेटर ऑन, पता जब चला दैट हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड by reason of virtue of any provision contained in this act or articles of company. मतलब पहले तो अपॉइंटमेंट हो गया और अपॉइंटमेंट होने के बाद पता चला कि अपॉइंटमेंट जो था वो वैलिड नहीं था, कोई भी कमी रह गई, आइदर कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई या फिर बाद में पता चला अरे ये तो दोषी इंसान था, इसको तो सजा मिली हुई है, आपने से अपॉइंट कर लिया कि हाँ, क्योंकि उसने अर्लियर स्टेज पे बात डिस्क्लोज नहीं करी थी, अपॉइंटमेंट होने के बाद उनका अपॉइंटमेंट क्या हो गया, इनवैलिड. क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है, 5 साल की सजा है, तो उस समय हम उसे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. तो आगे कहते प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोविजन को जरा समझिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी गिव वैलिडिटी टू एनी एक्ट डन बाय डायरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड, हैज बीन नोटिस्ड बाय कंपनी टू बी इनवैलिड और टू हैव टर्मिनेटेड. इट मीन्स दोज एक्ट्स इज टेकन बाय द डायरेक्टर्स, उनको आप क्या नहीं कर सकते, इनवैलिड नहीं कर सकते. सेम पॉइंट हम सेम पॉइंट डिस्कस करेंगे 196 के अंदर, सेम एज इट इज यही रहेगा. वहां पे हम पढ़ेंगे मैनेजरियल पर्सन, मैं आपको इंटरकनेक्ट कर रही हूं सेक्शन को, जो पॉइंट हम यहां पे पढ़ रहे हैं ना ये डायरेक्टर के लिए है, सेम ऐसा ही सेक्शन में लिखा है 196 में कि अगर आपने मैनेजिंग पर्सनल्स को अपॉइंट कर लिया, एमडी, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया और बाद में वो पता चला इनवैलिड अपॉइंटमेंट है, तो उनके द्वारा किए गए एक्ट जो है वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे, वैलिड. समझ में आई दो बातें. कौन सा सेक्शन है ये, 176 है, ये सिर्फ डायरेक्टर के लिए, और 196 में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. थोड़ा सा मैं दिखाती हूं क्योंकि बच्चों को ना चीजें अच्छी कनेक्ट करो तो उनको याद भी ज्यादा रहता है. हालांकि क्लास फर्स्ट चैप्टर की है, डजेंट मैटर, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए. तो देखो अब मैं आपके सामने एक सेक्शन 196 ओपन कर रही हूं और 196 में आप देखोगे सेक्शन 196 सबसेक्शन 5 को आप देखो जरा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एन अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, किस किस के अपॉइंटमेंट की बात कर रही है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इज नॉट अप्रूव्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग. अब अगली लाइन से पढ़ना, मैंने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी कभी कोमा किसी लाइन में आ जाता है इट मींस वो सेंटेंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया. तो आगे क्या कहता है, एनी एक्ट डन बाय हिम, अगर इन्होंने कोई भी एक्ट एक्सरसाइज किए हैं, एनी एक्ट डन बाय हिम बिफोर सच अप्रूवल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी क्या, वो इनवैलिड. तो इट मीन्स अब मैंने आपको दो चीज इंटरकनेक्ट कर दी, एक सेक्शन नंबर 196 एंड सेक्शन नंबर 176. नाउ रिटर्न बैक टू अवर डॉक्ट्रिन्स. यही इस सब्जेक्ट का मजा है. इस सब्जेक्ट को जब तक हम आपस में इंटरलिंक नहीं करते, और अब जो एग्जाम्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूं. ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए ताकि बच्चों का माइंड का इस्तेमाल करें. डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी लिख देता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जितने करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. तो आगे हम चल रहे हैं सेक्शन 176 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. आई थिंक सो अब आपको सेक्शन 176 एकदम समझ में आ गया होगा कि अगर डायरेक्टर को अपॉइंट किया और उनका अपॉइंटमेंट क्या हो गया, इनवैलिड, तो उनके द्वारा किए गए एक्ट इनवैलिड, ठीक है. और 196(5) में क्या है, वो मैनेजरियल पर्सनल के लिए, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. क्लियर या ऑल क्लियर, पक्का. चलिए अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं 176 की. तो इन्होंने कहा वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर, नो एक्ट डन बाय पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी इनवैलिड बिकॉज इट्स लेटर डिस्कवर्ड दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज डिफेक्टिव or terminated. Objective to ensure validity of done by de facto as director whose appointment, जिनका appointment क्या था, invalid, until the company has knowledge of such
invalidity. Proviso, once company become aware, further act of such person are not protected. अब यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आ जाती हैं. जब तक कंपनी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनका अपॉइंटमेंट क्या है, इनवैलिड, तब तक वो एक्ट वैलिड है. जैसे ही कंपनी को जानकारी हो गई कि इनका अपॉइंटमेंट क्या है, इनवैलिड, तो इनवैलिड की अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उसके बाद जो एक्ट होंगे वो फिर अप्रूव नहीं किए जाएंगे. और प्रैक्टिकल सी बात भी है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस इसमें बताती हूँ. कुछ और जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग्स हम यहाँ पे समझेंगे. और हमारे यहाँ पे केस है राम रघुबीर लाल वर्सेस यूनाइटेड रेफिनरीज. सेक्शन 176 में ये बोला गया था, डन एक्ट डन बाय डायरेक्टर इवन देयर अपॉइंटमेंट इज लेटर इज इनवैलिडेटेड. फिर उसके बाद एक सुगर मिल्स देवी प्रसाद का केस है, एक्ट ऑफ डायरेक्टर अनअवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन वर क्या किए जाएंगे, प्रोटेक्टेड. फिर एक सेठ मोहनलाल ग्रेन चैम्बर्स लिमिटेड का केस है, डायरेक्टर्स अनअवेयर ऑफ वैकेटिंग ऑफिस कैन स्टिल पास क्या, वैलिड रिजोल्यूशन. फिर एक प्रोप्राइटरी कंपनी लिमिटेड का केस है, इवन रिजोल्यूशन पास्ड बाय डायरेक्टर्स में बी वैलिड. अब उसी के साथ साथ हम कनेक्टिविटी समझते हैं. मतलब ये मैंने सिर्फ आपको इंडोर मैनेजमेंट बताई. अब मैं आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड लॉज बताती हूँ. तो वैसे तो डायरेक्ट कनेक्शन तो यहाँ पे सेक्शन 176 का है, और इनडायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे इसके जैसा ही एक और सेक्शन है. कौन सा जरा बताइए फिर से, 196 एंड सबसेक्शन नंबर 5, जो किसका है, मैनेजरियल पर्सनल. उसके अंदर कौन कौन आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. वो उनके लिए है कि अगर वो अप्रूव नहीं हो पाए जनरल मीटिंग में. तो यहाँ पे हम सेक्शन 176 लीगल रिकॉग्निशन एक्ट डन बाय डायरेक्टर एज अनअवेयर ऑफ देयर इनवैलिड अपॉइंटमेंट. तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि लीगल वैलिडिटी दे दी जाएगी किसको, डायरेक्टर्स को, अगर वो अनअवेयर है किससे, इनवैलिड अपॉइंटमेंट. अब मैं इसको बात को ना पलट भी सकती हूँ. लाइव में जो बच्चे सबको समझ में आ रहा है, एक बार जो लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, लाइव स्टूडेंट्स जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, सबको समझ में आ रही है बात. लाइव स्टूडेंट्स जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं उनको सबको समझ आ रही है, क्लास पॉइंट समझ में आ रहा है. लाइव में जो स्पेशली जो बच्चे लाइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो भी कनेक्ट रहें, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक या पॉइंट में आ रही है तो वो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करके पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी. If anybody is facing any problem, any query, you can ask me frankly by typing your query in your chat box and quickly I respond you. Okay? चलिए, कनेक्टिविटी विद अदर प्रोविजंस अगर हम बात करें तो हमने सेक्शन 176 बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ाया ही नहीं. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होती क्या, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं इनडायरेक्टली इसका लिंक भी इसके साथ है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कहना है कि कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि MOA एंड AOA, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. जब भी कभी कोई पर्सन कंपनी के साथ डील करेगा तो इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन to aware about to read all the documents carefully before investing any amount in company, and it is the duty of outsider. So अगर मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक पॉइंट लिखा है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कि जब भी कभी आप कंपनी से शेयर अप्लाई करोगे, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करोगे और आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए. अगर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक MD प्लस एक डायरेक्टर का साइन है तो ही वो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है, अदरवाइज शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है. दैट इज टू बी क्लियरली मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. अब आगे होता क्या है, जब ये बात साफ साफ लिखी गई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो स्पेशली अब ध्यान दीजिए. अब आगे चल के होता क्या है कि एक मिस्टर ए होते हैं और वो कंपनी के साथ डील करते हैं. अब कंपनी के साथ जब वो डील करते हैं तो वो जो है कंपनी के एक डायरेक्टर बोलते हैं मैं आपको शेयर्स दिलवा दूंगा, और उनको 5 लाख रुपए दे देते हैं. 5 लाख के बदले वो एक्स डायरेक्टर जो है उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देता है. लेकिन वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो सिग्नेचर होते हैं सिर्फ एक डायरेक्टर के. अब ऐसी स्थिति में इन फ्यूचर जब डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है या शेयर होल्डर के जो भी राइट होता है तो वो बोलता है कि भैया मुझे भी वो राइट दो. कंपनी उसको वो अधिकार देने से इनकार कर देती है.
बोलती है कि आप हमारे मेंबर हो ही नहीं। वो कहता है जी क्यों, मैंने तो कंपनी को पैसे दिए हैं। वो ये बोलेंगे कि आपने कंपनी को पैसे नहीं दिए, क्योंकि कंपनी को पैसे अगर आप देते तो आपको एक वैलिड शेयर सर्टिफिकेट मिलता। तो आपको सभी को पता होगा कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट होता है। पब्लिक को आप बता सकते हो कि हमने इस कंपनी के हम ओनर हैं, इतने शेयर्स हमने ले रखे हैं। लेकिन वो जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से इशू ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी की तरफ से शेयर सर्टिफिकेट अगर इशू होता तो उसके अंदर 2 लोगों के साइन होते, जिसमें से एक है डायरेक्टर और दूसरा है मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड दैट इज टू बी क्लियरली मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब वो बोलते हैं सर जी मैंने तो ये बात रीड नहीं करी, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। इट मीन्स आपने पैसा कंपनी को नहीं दिया, ये पैसा आपने जिसको दिया आप उसके साथ बात करिए, क्योंकि पैसा आपने नहीं दिया। अब यहाँ पे दूसरा मुद्दा ये उठता है मैम इसका मतलब उसके साथ चीटिंग हो गई है, धोखा हो गया। तो क्या कोई भी लॉ से प्रोटेक्ट नहीं करेगा? करेगा। वो डायरेक्टर से पर्सनली पैसे की रिकवरी करेगा, बट कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। और यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा, उस सिद्धांत को बोला जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अगर हम देखें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर्स को और अगेंस्ट है कंपनी के। वहीं अगर मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करूं तो ये प्रोटेक्ट करती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो प्रोटेक्ट करती है, वो प्रोटेक्ट करती है आपकी कंपनी को। और किसके अगेंस्ट है? आउटसाइडर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो प्रोटेक्ट करती है वो आउटसाइडर्स को, और किसके अगेंस्ट है? कंपनी के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो आगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात होती है। 2 डॉक्ट्रिन वर्क इन अपोजिशन। ये बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये दोनों डॉक्ट्रिन जो है एकदम क्या है? अपोजिट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी एंड इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द outsiders. Ultra vires rule. If act is ultra vires MOA, indoor management will not apply. अब आगे चलते हैं, जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा एक बार उसको कवर अप कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग सम अप करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको लास्ट टाइम रिवाइज करा रही हूं। अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर ये बोला जाता है कि कंपनी की जो इंटरनल फॉर्मालिटीज या लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, आउटसाइडर ऐसा एज्यूम करता है कि आपने वो फुलफिल कर दे। अगर आपने वो फुलफिल नहीं करी तो उसके लिए आप आउटसाइडर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फेवर में वर्क करती है आउटसाइडर के और अगेंस्ट है कंपनी के। इसमें एक सेक्शन का भी रेफरेंस दिया जाता है, सेक्शन नंबर 176, जिसके अंदर ये बोला गया है कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट अगर इनवैलिड है लेकिन डायरेक्टर्स के द्वारा किए गए एक्ट वैलिड होंगे। ये सेक्शन 176 का लिंक किया जाता है जो कनेक्टेड सेक्शन है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक डिसाइडेड केस भी है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रंकेट रूल, तो इसको उस नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पे यही मैंने आपको पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में समझा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों आपस में पूरे तरीके से अपोजिट है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए डेफिनेशन, आउटसाइडर्स कैन एज्यूम द इंटरनल प्रोसीजर्स आर प्रॉपर्ली फॉलोड बाय द कंपनी। की केस रॉयल ब्रिटिश वर्सेस ट्रंकेट, एंड स्टैट्यूटरी सपोर्ट कौन सी है? सेक्शन नंबर 176, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे एक और चीज भी समझनी है, देयर इज अ फॉर्जरी, एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस और एक्ट अल्ट्रा वायरस एमओए, प्रोटेक्ट आउटसाइडर इन गुड फेथ, नॉट द कंपनी। अब हम यहाँ पे इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। किसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे? इंडोर मैनेजमेंट के। और जब हम इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तो आप ध्यान देना जरा मेरी बात पे, जब मैं आपको एक्सेप्शंस इनका बताऊंगी तो इसका मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? उल्टा कैसे होगा बताइए जल्दी से। इसका जस्ट अपोजिट कैसे होगा? इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। इन सब स्थिति पर जो सिचुएशंस हम पढ़ेंगे वहां पर हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे पहली चीज, मान के चलिए आपको पहले से ही अवेयरनेस है, आप पहले से ही जानते हो, नॉलेज है आपको इरेगुलरिटीज की। ओके, किस चीज की नॉलेज है? इरेगुलरिटीज। इफ आउटसाइडर हैज एक्चुअल और इम्प्लाइड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज, ही कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर द डॉक्ट्रिन।
अब इसके भी मैं डिसाइडेड केस बता देती हूँ। मतलब ये कह रहा है कि आउटसाइडर को पहले से ही नॉलेज है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, ये आपने कहावत सभी बच्चों ने सुनी है, वो भी यही कहानी है। जब आपको ये बात पहले से ही पता है कि कंपनी के अंदर क्या हो रही है, इरेगुलरिटीज है, कंपनी सही से काम नहीं कर रही, तो आपको क्या जरूरत है ऐसी कंपनी के साथ डील करने की? नो नीड टू डील सच काइंड ऑफ कंपनी विच इज ऑलरेडी फेसिंग सम इरेगुलरिटीज। क्योंकि आप उसको अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे भी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको दिक्कत आएगी। एनी क्वेरी? लॉयर बिना डिग्री के बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये पूरा का पूरा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, है ना। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, वो आपका इसमें कवर नहीं होगा। मैं आपको बता देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी लॉ कर रखा है, तो ये यहाँ पे नहीं कवर किया जाएगा। इसके लिए हम जाएंगे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम वहां पर जाकर केस फाइल करेंगे, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, इट्स अ केस ऑफ मैनिपुलेशन, इट्स अ केस ऑफ फ्रॉड। अगर पैसे भी ले रहे हैं तो बैड इंटेंशन से, इट्स अ केस ऑफ फॉर्जरी। तो वहां पे ये देखना होगा कि कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज। इफ द आउटसाइडर हैज एक्चुअल और इम्प्लाइड नॉलेज ऑफ एन इरेगुलरिटीज ही कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर द डॉक्ट्रिन। अगर उसको पहले से ही कंपनी के बारे में जानकारी है कि कंपनी के अंदर क्या हो रही है, इंटरनल इरेगुलरिटीज। यहाँ पे मैं अपने सभी बच्चों को ना एक चीज सजेस्ट करती हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैं उनसे ये कहती हूँ कि एक पुराना समय था, पुराने समय में अपनी बात बता देती हूँ। हमारे टाइम में ये बोला जाता था जब मैंने सीएस की थी कि सीएस के साथ एलएलबी करना मस्ट है। मतलब आपने सीएस करी है तो लॉ तो आपको करना ही होगा। क्यों करना होगा नोबडी नोज, लेकिन एलएलबी करना मस्ट है। तो सीएस के साथ सभी लोग जनरली एलएलबी करते हैं। बट मैं आपको विद रीजनिंग एक कारण बताती हूँ, मतलब रीजन बताती हूँ कि क्यों सीएस के साथ एलएलबी करना जरूरी है, ना कि सीएस बनने के बाद एलएलबी करना जरूरी है। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है और मैं बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि यू गो फॉर सीएस अलोंग विद एलएलबी, सीएस के साथ ही एलएलबी करिए। अब उसमें कई सारे बच्चे सोचते हैं मैम हमारा पूरा फोकस तो सीएस पे ही है, तो हम एलएलबी के एग्जाम कैसे देंगे? वो आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे रीजन बता रही हूँ कि क्यों सीएस के साथ एलएलबी करना जरूरी है। आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन हमारे पास हमेशा लाइफ में प्लान भी होना जरूरी है। आपका प्लान ये है कि आप सीएस बन जाओगे। अब आप ये मत समझना मैं मारने के लिए तो प्लान भी जरूरी होता है, प्लान ही सक्सेसफुल हो जाता है। देखिए ध्यान देना मेरी बात पे कि आपका प्लान बी होना जरूरी क्यों है। सबसे पहली चीज तो मैं नहीं चाहूंगी मेरे से जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो कभी सीएस ना बने। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मेरे से जो भी बच्चा पढ़ रहा है मेरी सबसे ज्यादा खुशी वही होगी जब वो सीएस बनेगा। लेकिन हम एक अप्रोच लेके चलते हैं। सपोज करें एक बच्चे ने सीएस स्टार्ट करी और उसके साथ उसने लॉ भी स्टार्ट कर दी, 5 ईयर एलएलबी भी स्टार्ट कर दी, 5 ईयर कोर्स वाली। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करते करते उसने ईटी क्लियर किया, एग्जीक्यूटिव क्लियर किया और वो फाइनल में आ गया। ऐसे करते करते वो अपना लॉ का 3rd ईयर या 4th ईयर में भी पहुंच गया। अब हुआ क्या कि किसी भी रीजन की वजह से कई बार लक काम नहीं करता है, कई बार फैमिली सर्कमस्टांसेस साथ नहीं देते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी सीएस अटक रही है, मतलब सीएस क्वालिफाई नहीं हो पा रही। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, आपने ट्रेनिंग भी कर ली फिर भी आपकी सीएस अटक रही है। तो एक्चुअली बच्चों स्थिति ये बनती है कि जब एक बच्चा बहुत प्रयास के बाद उसका रिजल्ट नहीं आता तो उसको ना एक मोनोटोनी हो जाती है और वो ना बड़े डिप्रेशन से में चला जाता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस सीएस पर होता है कि मेरी सीएस की डिग्री आएगी तभी तो वो जॉब करेगा, तभी वो फ्री होगा। जब हम किसी चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमें लगता है यही जरूरी है नहीं तो इसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, तो उससे क्या होता है वो चीज हमसे और दूर भागती है। ये हमेशा नोटिस करना आप, जब किसी चीज की चाहत आपको बहुत ज्यादा होगी ना तो वो आपसे और दूर जाएगी।
तो आपको करना क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि सीएस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, सीएस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट आप सीएस कर रहे हो, आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, आप प्रोफेशनल में आ गए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा फाइनल का, देन इन दैट सिचुएशन यू डोंट गेट इन डिप्रेशन, यू डोंट टेक एनी स्ट्रेस। आपका अगर एलएलबी क्लियर है, तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, सीएस के साथ अगर आपने एलएलबी कर रखा है, मतलब आप सीएस भी और साथ में एलएलबी भी हो, तो आपको मैं बता देती हूं कि जितनी भी जगह, चाहे वो कोर्ट की बात हो, चाहे वो एनसीएलटी की बात हो, चाहे वो एनसीएलटी की बात हो, चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का हो, कुछ 2-4 चीजों को छोड़कर अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप सीएस का काम आपको आता है, फुल्ली नॉलेज है आपके पास, तो आप एलएलबी आपकी डिग्री आ चुकी है, आप पहले दिन से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आप पहले दिन से कहीं भी, आपको कोई भी लॉ फर्म अपॉइंट कर लेगी, आप किसी भी कंपनी में रिक्रूट हो जाओगे, आपकी किसी भी कंपनी में जॉब लग जाएगी। अब होगा क्या, इससे क्या फायदा आपको मिलेगा ये आपको समझना होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि जब हमें ऐसा लगता है ना कि अब हम पैसे कमाने लगे, अब हम पैसे कमा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोरल हाई होगा, थोड़ी सी पॉजिटिविटी माइंड में आएगी। आई एम नॉट सेइंग आपने सीएस स्किप कर दी, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, मैंने कहा सीएस आपकी कंटिन्यू है। एक बच्चा जब फाइनल में आ जाता है और उसने 1.5 साल फाइनल को दे दिया, तो ऐसा तो नहीं है उसे सीएस के प्रोफेशनल के पेपर के बारे में नहीं पता। आप घर पे भी बैठ के अगर उसकी स्टडी करोगे तो सिर्फ क्या होगी, सिर्फ मोनोटोनी होगी और परेशान रहोगे। ऐसी स्थिति में आपने एलएलबी की डिग्री के बेसिस पर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी या अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या है कि आप 15 डेज का भी अगर आपको टाइम मिलेगा, आपने रिवाइज किया, एग्जाम दे दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सीएस कब क्वालिफाई हो गई। अब आप इस स्थिति को समझिए, आपके पास सीएस की डिग्री आ चुकी है, आपके पास एलएलबी की डिग्री आ चुकी है, आप वर्किंग हो, आप अर्न कर रहे हो, पैसे कॉन्फिडेंस लाता है इंसान में, ये चीज आप समझिए। लेकिन इसकी दूसरी स्थिति हम समझते हैं, सपोज करिए आपने एलएलबी नहीं करी, आप खाली सीएस कर रहे हो, साथ में ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के बाद आपने स्टॉप कर दिया, जो कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई स्टॉपेज नहीं लगाया, मैं आज भी स्टॉप नहीं करती हूं, अपनी पढ़ाई में आज भी जारी रखती हूं, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि आपने खाली सीएस किया और साथ में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है और सीएस आप कर रहे हो, ठीक है, सीएस आप कर रहे हो और सीएस आपका हो नहीं रहा है। अब बताइए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन इज अवेलेबल यू एंड यू आर कंप्लीटली कैप्ट इनटू अ रूम, आपने अपने आप को लॉक कर लिया, आप कमरे में हो। देखिए, स्ट्रेस या टेंशन से कभी कोई डिग्री नहीं आती है, स्ट्रेस या टेंशन से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें आगे का सोचकर आगे बढ़ना होता है, ना कि टेंशन लेकर आगे बढ़ना होता है। जनरली लोग स्ट्रेस लेके सोचते हैं, तो हमें अपने फ्यूचर को प्लान करना सीखना है ताकि वो सिचुएशन क्रिएट ना हो। क्या मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? कभी भी ऐसा हो सकता है कि डिग्री स्टक हो रही है, रुक रही है, क्योंकि खाली मेहनत से डिग्री नहीं मिलती है। कई बार लक भी हमारा काम नहीं करता, सिचुएशंस एडवर्स हो जाती है, तो हम कोर्स छोड़ तो नहीं सकते, अपना आपको कंटिन्यू रखे। कि कभी भी ये मत समझिए कि कोई चीज लेट है, इस चीज को कभी मत सोचिए कि लेट हो रहा है। हर चीज का एक समय निर्धारित है, दैट इज टू बी क्लियरली डिफाइंड बाय गॉड। उससे पहले मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। तो इसका दोष अपने आप को मत दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमें अपना प्लान बना के आगे बढ़ना है। आर यू गॉट द पॉइंट? जहां जहां सीएस काम करेगा वहां आप लॉ करके भी काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करिए, किसी भी लीगल फर्म में, जिस दिन डिग्री आ जाएगी फुल्ली फ्लैजेस। देखिए, दो में से एक ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकते हो या तो फिर आप सीएस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली जो सीएस क्वालिफाई होते हैं तो वो सीएस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 192 की बात करूं, सेक्शन नंबर 204 की मैं बात करूं, ये दो ऐसे फील्ड है जहां पे ओनली सीएस अलाउड है। एनुअल रिटर्न साइन ओनली एंड ओनली बाय कंपनी सेक्रेटरी, एंड सेक्शन 204 जो हमारी ऑडिट होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी करता है, ठीक है। और जितनी थोरो नॉलेज एक सीएस को होती है वो कभी भी एलएलबी से नहीं हो सकती है। तो आपने थोरो नॉलेज ले ली कॉर्पोरेट्स में, आपके पास एक बड़ी डिग्री भी है, बहुत अच्छी, आप चाहे अब लॉ की प्रैक्टिस करिए या आप अपनी सीएस की प्रैक्टिस करिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? इसीलिए बच्चों को सीएस के साथ एलएलबी करना जरूरी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज के बारे में मैंने आपको समझाया कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पहले से ही पता है कि कंपनी के केस में कुछ क्या चल रही है, इरेगुलरिटीज। तो ऐसी स्थिति में ही कैन नॉट क्लेम प्रोडक्शन अंडर द डॉक्ट्रिन, तो वो क्या नहीं ले सकते, प्रोडक्शन
नहीं ले सकते अंडर डॉक्ट्रिन। उसी के साथ साथ आप आगे देखोगे इसके कुछ फैक्ट्स है। होवार्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी फैक्ट, article limited borrowing power of director pond 1000 extended only with the shareholders approval. A director was aware that 3500 to the company, only 1000 was valid. Director knew of irregularity and could not claim protection for the excess. मतलब अगर आपको पहले से ही पता है कि जो बोरोविंग आप करने जा रहे हो वो पावर के बाहर जाके है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इसके लिए आप खुद ही क्या हो जाओगे, जिम्मेदार हो जाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स और एओए। और थर्ड पॉइंट देखिए, एक बार सेकंड और थर्ड पॉइंट रीड करते हैं, सभी बच्चे रीड करें।
हेलो हाँ जी बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे बात करें नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स और एमओए, सपोज करिए हमने यहाँ पे कहा द रूल डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज नॉट कंसल्टेड कंपनीज पब्लिक डॉक्यूमेंट हैंस डिड नॉट रिलाई ऑन दैम। इसका भी एक बहुत फेमस केस है रामा कॉर्पोरेशन। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ नहीं, कोई कुछ कहना चाहता है? मन की बात करना चाहता है? अच्छा, कोई भी मोदी नहीं है, मोदी जी नहीं है। केस लॉज देखिए यहाँ पे, रामा कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रूफ टिन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट 1952। इसमें होता क्या है कि रामा कॉर्पोरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और वो रिलाई किस पे कर लेता है? डायरेक्टर्स अथॉरिटी, विदाउट चेकिंग इट वाज प्रॉपर्ली डेलीगेटेड। उसने ये चीज नहीं देखी कि प्रॉपर्ली डेलीगेटेड है या डेलीगेटेड नहीं है। सिंस दे डिड नॉट रीड द आर्टिकल्स, उन्होंने आर्टिकल्स नहीं पढ़े, तो इट कुड नॉट इन्वोक द डॉक्ट्रिन। तो ऐसे लोगों को इसकी मदद नहीं मिलेगी। एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्स तो पढ़िए जो आपकी जिम्मेदारी है। फॉर्जरी आपने पहले बहुत सुना होगा, एक सेक्शन आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, 400 BC। कितने बच्चों ने सुना है 400 BC? क्या था 400 BC? 400 BC बेसिकली फ्रॉड का सेक्शन था, लेकिन अब 400 BC इस दुनिया में हटा दिया। 400 BC है फ्रॉड, लेकिन 400 BC में नहीं है। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि आप फोर्जरी से क्या समझते हो, फोर्जरी क्या होती है? अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? है, वो फ्रॉड होता है। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि कुछ बच्चों को तो इंग्लिश आती है, कुछ बच्चों को हिंदी आती है, कुछ बच्चों को ही इंग्लिश आती है। अब ही इंग्लिश, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में साउथ में देखिए इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, एक ही लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के ही हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती और 12th तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं और इंग्लिश फिर भी कमजोर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड के, वो पहले से हैंड्स प्रूव्ड है, वो ये बोलते हैं मैम हमारी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है। और कुछ बच्चे ऐसे में हमें थोड़ी सी इंग्लिश आती है और हिंदी पूरी आती है, तो वो ही इंग्लिश वाले हैं। तो देखिए फॉर्जरी की अगर हम बात करें, जालसाजी बोलते हैं इसे, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें ऑल्टरेशन करना कागज में, कागज मतलब डॉक्यूमेंट्स। देखिए जरा, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व फोर्जरी आर वॉइड एब इनिशियो, देयर इज नो वैलिड कंसेंट सो डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई। रूबिन ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड का केस था, शेयर सर्टिफिकेट इशूड विद क्या करके false signature and was declared as null and void, outsider had no title। दूसरा केस है इसमें क्रेडिट बैंक का, मैनेजर इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर हिज पर्सनल डेट, इट अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, हेल्ड इट वाज फॉर्जरी नॉट बाइंडिंग द कंपनी। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सुनना। बटरफ्लाई लिमिटेड रिसीव्ड अ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, विद फोर्स डायरेक्टर सिग्नेचर, हेल्ड नॉट वैलिड। रीजन क्या है? Forgery voids the certificate and no relief is granted. Negligence by outsiders. Rule does not help negligent person if outsider fails to make necessary inquiries in suspicious conduct. He is stopped from production. मतलब क्या हुआ इसका? ये कह रहे हैं भैया एक बात बताओ कि क्या कि outsider fails to make necessary inquiries. Outsiders क्या नहीं कर पा रहे? Necessary. इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। आपकी मदद कोई नहीं करेगा, अपनी मदद खुद करनी होती है। इग्नोरेंस हैज नो एक्सक्यूजेस। केस लॉ नंबर 1, अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल, डायरेक्टर डिपॉजिटेड कंपनीज चेक इनटू हिज पर्सनल अकाउंट, बैंक शुड हैव इंक्वायरी दैट डज द लॉस्ट इज प्रोटेक्शन। आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशाह कंपनी, एन अकाउंटेंट ट्रांसफर कंपनीज प्रॉपर्टी, हेल्ड ही हैड नो अथॉरिटी, द ट्रांजेक्शन वॉज क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो इट मींस ये सारी चीजें हैं। अब हम अगर इस वाली डॉक्ट्रिन के साथ कनेक्टिविटी विद अदर डॉक्ट्रिन्स, कौन सी डॉक्ट्रिन पढ़ रहे थे हम? इंडोर मैनेजमेंट, और इनका हम कनेक्शन देखेंगे अदर डॉक्ट्रिन्स के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कह रही है? प्रोटेक्ट किसे करेगी? कंपनी को। एज्यूम आउटसाइडर्स हैव रीड क्या? एमओए एंड एओए। इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट किसे करेगी? आउटसाइडर फ्रॉम कंपनी इंटरनल लैप्सेस। एक्सेप्शंस, लिमिट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बेस्ड ऑन फ्रॉड, और क्या है? नॉलेज, और दूसरा क्या था? नेग्लिजेंस। अल्ट्रावाइज रूल क्या कहते हैं? एक्ट इज अल्ट्रावाइज, द कंपनी बोर्ड डॉक्ट्रिन फेल टू
प्रोटेक्ट। फिर तो कोई सी भी डॉक्ट्रिन मदद नहीं कर सकती अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट्स है। अल्ट्रा वायरस मतलब समझते हो, बियॉन्ड दी पावर्स। क्रक्स समरी, यहां पे इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस की समरी है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए अब आपका क्या होगा कि जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो यू गेटिंग सो होच पोच एंड गेटिंग फेड अप, और यार इतना सारा सिलेबस पढ़ना है। नो नीड टू रीड द डिटेल प्रोविजन, जस्ट टू रीड क्रक्स समरी विच इज अवेलेबल एवरी टॉपिक। जैसे आपका एक टॉपिक है उसके लास्ट में क्या है, क्रक्स समरी। नो नीड टू राइट डाउन इन योर कॉपी एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको लिखने का शौक है ना, लिखिए, हजारों क्वेश्चन लिखिए, लेकिन एग्जाम के वो प्रैक्टिस करिए। बट आपको नोटिंग बनाने की जरूरत खत्म हो गई है, सिर्फ एक हाइलाइटर रखिए, क्योंकि हमने ये नोट्स इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि बच्चे को मल्टीपल जगह कंफ्यूज ना होना पड़े। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वन इज अ डिटेल बुक, सेकंड वन इज अ क्रक्स, दिस मैंने सब खत्म कर दिया। हमने कहा नहीं, हम एक यूनिफॉर्मिटी से चलेंगे। देखिए एक नियम होता है 8 into 8 का, 888। हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स 24 आवर्स होते हैं, तो हम 888 का फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि 8 आवर्स बेहतर तरीके से मेहनत करिए, पढ़िए, 8 घंटे बहुत अच्छे से सोइए, 8 घंटे में बाकी सारे काम करिए। अगर आप उससे ज्यादा टाइम देते हो विद कोचिंग, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, इट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। 24 घंटे हमें मिलते हैं, उन 24 घंटे का यूटिलाइजेशन जिसने करना सीख लिया, जिसने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता ना, वो कॉन्फिडेंस भी फील नहीं करता, क्योंकि उसके सारे काम इधर से उधर रहते हैं। तो इसका भी एक डीप फॉर्मूला होता है। ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटर लाइफ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बुक्स पढ़ती हूँ कि हमें किस तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहिए। तो एक होता है डीप वर्क रूल होता है, ये भी डीप वर्क रूल ये होता है कि जब हम एक काम को करते हैं तो उसे सही तरीके से करें। मतलब उसमें ये नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि हम वो काम कर रहे हैं, हम फोन कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, नहीं। उस टाइम अगर एक काम हो रहा है तो सिर्फ एक, मल्टीपल टास्कर नहीं होना है। एक काम पूरा हो जाएगा, आप उससे फ्री हो जाओगे, देन गो फॉर सेकेंड वर्क, देन गो फॉर थर्ड वर्क, देन गो फॉर फोर्थ वर्क। सो जितने भी हाईली क्वालिफाइड और जो सक्सेसफुल लोग हैं कॉर्पोरेट्स में या अपने अदर फील्ड में, उनका यही कॉन्सेप्ट होता है। वो 1 घंटा मीटिंग नहीं चलाते, कुछ लोग 2 घंटे की बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। इफेक्टिव फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इसीलिए जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, जब भी कभी मीटिंग्स की जाती है तो उसका एक एजेंडा होता है। एजेंडा का मतलब होता है जो टॉपिक हमें मीटिंग में डिस्कस करने हैं, इसके अलावा हम कुछ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वहां पे जितने प्रोफेशनल्स होते हैं उनके समय की कीमत है। फ्रूटफुल टाइम देना होता है। हमारे मोदी जी को भी 24 घंटे ही मिलते हैं, वो 24 घंटे में पूरा देश मैनेज कर रहे हैं। हम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, 24 घंटे ही तो मोदी जी के पास है, वो पूरे देश को मैनेज कर रहे हैं, सब चीजें मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब उनका टाइम मैनेजमेंट क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, हम एक छोटा सा कोर्स नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला मतलब लाइफ में सबसे आगे बढ़ने के लिए पहला नियम ये कहता है कि मैनेज योरसेल्फ। मैनेज योरसेल्फ का नियम यह है कि आप काम को अपने ऊपर हावी मत होने दो, काम के ऊपर खुद हावी हो जाओ। अब ऐसी हमारे कोर्स के अंदर है कि हमारा कोर्स बहुत ज्यादा है, कोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसको देख के एक तो ये हो सकता है हम डर सकते हैं, डरना नहीं है, उस पर उतने एफर्ट्स लगाओ ताकि वो इजी हो जाए। हमें चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमें चीजों को क्या करना है, आसान। ये फॉर्मूला तो बहुत ही हिट है, इसमें तो मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। जनरली क्या है कि बच्चों को डराते हैं कि ये सिलेबस कुछ भी नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो कोई सिलेबस बड़ा नहीं है, अगर समझ ना आए तो सिलेबस क्या है, बड़ा है। तो डीप रूल लगाइए। अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मान के चलिए आप पढ़ने बैठे, तो फोन स्विच ऑफ कर दो उतनी देर के लिए। आप अगर क्लासरूम में एंट्री कर रहे हो तो अब क्लास में ही रहो, क्लास के बाद अगर टाइम फ्री मिले तो एंजॉय करो। मतलब जो टाइम जिसके लिए उसे यूटिलाइज सही करना सीखे। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। जनरली लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सबसे बड़ी चीज तो फोन साथ में रखते हैं, थोड़ा सा पढ़ा फिर फोन देख लिया, थोड़ा सा काम किया फिर फोन देख लिया, थोड़ा सा काम किया फिर फोन देख लिया। दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली। चलिए जी, क्रक्स समरी पढ़िए एक बार। पहला पॉइंट क्या है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज की बात करें अगर हम, इफ आउटसाइडर न्यू ऑफ द इशू, अगर आउटसाइडर को पहले से ही पता है कि इशू क्या है तो वो क्लेम नहीं कर सकता किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा बताइए, नॉट रीडिंग आर्टिकल्स एंड नो प्रोटेक्शन इफ आउटसाइडर डिड नॉट कंसल्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट। फोर्जरी, नो कंसेंट, नो ट्रांजैक्शन डॉक्ट्रिन इज
इनएप्लीकेबल, एप्लीकेबल ही नहीं होती है डॉक्ट्रिन। नेग्लिजेंस, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, क्या जरूरत है इनकी, इंक्वायरी की। नो एजेंसी रिलेशन, प्री कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे। और सेक्शन 6, सेक्शन 6 बहुत बच्चे जानते हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट ओवर एमओए एंड एओए प्रोविजन। इसका मतलब कंपनीज एक्ट का क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है, वहां पर भी डॉक्ट्रिन्स वर्क नहीं करती है। दीज आर द क्रक्स समरी। और मैं आपको बता देती हूं, ये 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो 4 मार्क्स में आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेग्लिजेंस या फोर्जरी से केस स्टडी आ सकते हैं, नेग्लिजेंस या फिर किससे बोला मैंने, फोर्जरी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकती है। यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। अब हम इसकी कुछ केस स्टडीज, नहीं पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है ना उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।